धार का रेगिस्तान अपनी खामोशी के लिए मशहूर है। रेत के अनंत समंदर में फैली नीरवता, ठंडी हवाओं की सनसनाहट और तारों से सजे आसमान के नीचे पसरी वो वीरानी मानो एक रहस्य की तरह थी। दिसंबर 1971 की वो रात भी कुछ ऐसी ही थी, शांत, ठंडी और रहस्यमयी। राजस्थान की सीमा पर स्थित छोटा सा पोस्ट लौंगेवाला उस रात जैसे अपने भीतर कोई गुप्त हलचल महसूस कर रहा था। वहां तैनात थे पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिक, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये वही नाम है जो आगे चलकर अमर हो गया, पर उस रात वो बस एक सैनिक थे, अपने देश की सरहद की रक्षा में खड़े हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, रेत ठंडी हो चली थी और जवान अपनी बंदूकों को संभालते हुए चाय की चुस्कियों में जागते रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात भारतीय इतिहास की सबसे गौरवशाली रातों में बदलने वाली है। सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का वर्ष। पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम जारी था। भारत ने बांग्लादेश की आजादी का समर्थन किया था और इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने का निश्चय किया। पाकिस्तानी जनरलों की योजना थी कि राजस्थान के इस क्षेत्र में एक बड़ा हमला कर भारतीय सेना का ध्यान पूर्वी सीमा से हटाया जाए। उनका लक्ष्य था लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करना और सुबह तक जैसलमेर तक पहुंच जाना। अगर वे ऐसा कर लेते तो भारत की पश्चिमी सीमा पर गंभीर खतरा पैदा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि उनके रास्ते में खड़ी वो छोटी सी चौकी उनके पूरे अभियान को इतिहास का सबसे बड़ा सबक बना देगी। लोंगेवाला पोस्ट उस समय एक साधारण सी रेतली ऊंचाई थी। ना कोई मजबूत दीवारें, ना भारी हथियार, ना तोपखाना। सिर्फ 120 सैनिक, कुछ मशीन गनें, हल्के मोर्टार और सबसे बड़ी ताकत उनका साहस। मेजर चांदपुरी अपने जवानों को रोज यही कहते थे, हम यहां केवल एक पोस्ट की रक्षा नहीं कर रहे, हम अपने देश की इज्जत की रखवाली कर रहे हैं। वो जानते थे कि अगर दुश्मन यहां से पार हो गया तो जैसलमेर तक का रास्ता खुल जाएगा, इसलिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से तैयारियां जोरों पर थीं। उनकी 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड और 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट करीब 2000 सैनिक और 65 टैंकों के साथ सीमा पार करने के लिए तैयार थीं। उनके पास अमेरिकी M4 शेयरमैन टैंक और चीनी टाइप 59 टैंक थे। योजना यह थी कि रात के अंधेरे में लोंगेवाला पर धावा बोला जाए, उसे रौंद दिया जाए और सुबह तक जैसलमेर की ओर बढ़ा जाए। पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ये नहीं जानते थे कि थार का रेगिस्तान उतना आसान नहीं जितना उन्होंने नक्शे पर देखा था। यहां की रेत गाड़ियों और टैंकों को निगल लेती है, रास्ता नहीं दिखता, दिशा भटक जाती है और ठंडी हवा हड्डियों तक को जमा देती है। 6 दिसंबर की रात जब घनी हो चुकी थी, तब लौंगेवाला पोस्ट पर तैनात एक सिपाही ने दूर रेत में कुछ हलचल देखी। उसने मेजर चांदपुरी को सूचना दी, सर, कुछ हरकत दिखाई दे रही है। चांदपुरी ने दूरबीन उठाई और देखा, धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने वायरलेस ऑपरेटर को बुलाया और ब्रिगेड मुख्यालय से संपर्क करने का प्रयास किया, पर सिग्नल बहुत कमजोर था। केवल इतना स्पष्ट था, कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सभी अपनी अपनी स्थिति पर रहें, गोली तभी चलाना जब दुश्मन साफ नजर आ जाए। उन्होंने हर बंकर की जांच की, मशीन गनों की दिशा तय की और अपने जवानों को शांत लेकिन सतर्क रहने को कहा। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब दूर कहीं से लोहे की घर्षण जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे भारी टैंक रेत पर रेंग रहे हों। ये वही पल था जब इतिहास करवट लेने वाला था। पाकिस्तानी सेना सीमा पार कर चुकी थी और सीधे लौंगेवाला की ओर बढ़ रही थी। उधर भारतीय पोस्ट पर सन्नाटा था।
केवल मशीन गनों की ठंडी धातु की चमक और जवानों की आंखों में चमकता साहस। मेजर चांदपुरी ने कहा, अगर पीछे हटना होता तो हम यहां आते ही क्यों? आज की रात हम दुश्मन को दिखाएंगे कि भारतीय सैनिक क्या होता है। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी चमकी। पाकिस्तानी सेना ने फ्लेयर छोड़ा ताकि वे पोस्ट को देख सकें। उसी रोशनी में सबने देखा, दर्जनों टैंक रेत में आगे बढ़ रहे थे। मेजर चांदपुरी ने चिल्लाया, फायर! और बस उसी क्षण लौंगेवाला की धरती गूंज उठी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मशीन गनों ने गर्जना की और हर बंकर से निकल रही आवाज थी, जय हिंद। पाकिस्तानी टैंकों ने भी जवाबी फायर किया, लेकिन भारतीय जवानों की गोलियों ने उन्हें रोक लिया। कई टैंक रेत में धंस गए, कुछ टैंक जल उठे और रात के अंधेरे में आग की लपटें उठने लगीं। मेजर चांदपुरी खुद हर बंकर पर जा रहे थे, अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे। वो कहते, किसी को पीछे नहीं हटना है, ये हमारी मिट्टी है। उनके शब्दों में वो शक्ति थी जिसने हर सैनिक को और अडिग बना दिया। उन्होंने एयर सपोर्ट के लिए वायरलेस पर संदेश भेजा, लेकिन जवाब मिला, रात में विमानों का उड़ना असंभव है, सुबह तक इंतजार करें। इसका मतलब था कि अब पूरी रात उन्हें अकेले लड़ना होगा। रात के 12 बज चुके थे। हर दिशा में गोलियों की चमक, गोलों की आवाज और जलते टैंकों की गंध फैल चुकी थी। पर भारतीय जवान डटे रहे। उन्होंने हर दुश्मन के टैंक पर गोली चलाई जो पास आया। रेत में धंसे टैंक अब पाकिस्तानी सेना के लिए कब्र बन गए थे। दूर से गोलों की आवाज गूंजती थी और हर बार जब कोई टैंक फटता तो पूरा आसमान लाल हो जाता। रात के 1 बजे तक भारतीय पोस्ट अब भी मजबूती से खड़ी थी। मेजर चांदपुरी ने रेडियो पर संदेश दिया, हम स्थिति संभाले हुए हैं, सुबह तक टिके रहेंगे। यही वाक्य आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बन गया। हर जवान जानता था कि अगर ये रात बच गई तो सुबह उनकी होगी। थार की उस ठंडी हवा में जब मौत हर दिशा से मंडरा रही थी, तब भी उन जवानों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उनके पास ना तो भारी तोपें थीं, ना ही पर्याप्त गोला बारूद, पर जो था वो किसी भी हथियार से बड़ा था, उनका विश्वास। और उस रात उस विश्वास ने एक नए इतिहास की नींव रखी। आसमान में धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं, पर दुश्मन अब भी आगे बढ़ने की कोशिश में था। मेजर चांदपुरी ने अपने हेलमेट को ठीक किया और आसमान की ओर देखा, जैसे वो कह रहे हों, बस अब सूरज निकल आए, बाकी काम हम और हमारे वायुसेना के भाई मिलकर पूरा करेंगे। थार का वो सन्नाटा अब युद्ध की गर्जना में बदल चुका था। लौंगेवाला की धरती ने उस रात अपने बेटों को आजमाया और हर बेटे ने कहा, मां, मैं डटा रहूंगा। रेगिस्तान की उस रात में जब भारतीय जवान लौंगेवाला पोस्ट पर डटे हुए थे, उसी समय सीमा के उस पार पाकिस्तान की सेना अपनी सबसे बड़ी आक्रमण योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तान के जनरल कमांडर ब्रिगेडियर ताजमल हुसैन अपने टैंकों की कतार को देखते हुए आत्मविश्वास से भरे थे। उनके साथ 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के 65 से अधिक टैंक थे और पीछे से उन्हें समर्थन दे रही थी 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड। उनके पास भारी हथियार, गोला बारूद, भोजन और रात के अंधेरे का फायदा था। उनके मन में ये धारणा थी कि लौंगेवाला एक छोटा सा पोस्ट है, जहां मुश्किल से 100-150 भारतीय सैनिक होंगे, जिन्हें वे टैंकों के बल पर 1 घंटे में रौंद देंगे। पाकिस्तानी रेडियो पर सैनिकों को उत्साहित किया जा रहा था, सुबह होते ही हम जैसलमेर में होंगे, भारत की रेत हमारी फौज के नीचे होगी। सैनिकों की आंखों में विजय का सपना था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये सपना उसी रेत में हमेशा के लिए दफन होने वाला है। ब्रिगेडियर ताजमल ने अपने टैंक कमांडरों को आदेश दिया, रात के 11 बजते ही हम सीमा पार करेंगे,
टैंक आगे, ट्रक और पैदल सेना पीछे, कोई देरी नहीं। आदेश के साथ ही टैंकों के इंजन गरज उठे। रेत का समंदर कंपन करने लगा। सैकड़ों हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई भारत की ओर बढ़ चलीं। इंजन की आवाज, धूल का गुबार, टैंकों की रोशनियों का दृश्य किसी लोहे की बाढ़ जैसा था। लेकिन इस बाढ़ को रोकने के लिए भारतीय पक्ष पर था बस एक नन्हा बांध, लोंगेवाला पोस्ट। जब टैंकों का काफिला आगे बढ़ा तो पाकिस्तानी सैनिकों को जल्द ही महसूस हुआ कि रेगिस्तान की रेत उनकी उम्मीद से कहीं अधिक धोखेबाज है। भारी टैंकों के पहिए रेत में धंसने लगे। कई गाड़ियां अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। रेडियो पर आवाजें गूंजने लगीं। सर, गाड़ी फंस गई है। सर, रास्ता साफ नहीं दिख रहा। लेकिन आदेश था, रुकना नहीं है। और इसीलिए टैंक रेत पर रेंगते हुए धीरे धीरे लोंगेवाला की ओर बढ़ते रहे। इसी बीच भारतीय पोस्ट पर हर जवान चौकस था। कुछ ही दूरी पर वे दुश्मन की गड़गड़ाहट सुन सकते थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बायनॉक्यूलर से देखा, दूर रेत के पार कई टैंकों की परछाइयां दिख रही थी। उन्होंने तुरंत सभी सैनिकों को आदेश दिया, सभी अपनी पोजीशन पर रहें, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। याद रखो, हम भारतीय सेना हैं, हम हार मानना नहीं जानते। उनकी आवाज में एक विश्वास था जो किसी को भी डगमगाने नहीं देता। हर जवान के चेहरे पर अब एक ही भाव था, अगर मरना भी पड़े तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रात के 12 बजने को थे जब पाकिस्तानी टैंकों की पहली फायरिंग शुरू हुई। आसमान में आग के गोले चमक उठे। गोलियों की गूंज ने पूरे रेगिस्तान को हिला दिया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया। हर बंकर से मशीन गनें गरज उठीं। रेत में गोलियों के निशान चमकने लगे। पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद यहां भारतीयों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात है, क्योंकि हर दिशा से गोलियां बरस रही थीं। उन्होंने सोचा था कि ये 1 घंटे का काम होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जिन पर हमला किया है वे केवल सैनिक नहीं बल्कि जिंदा दीवार हैं। दुश्मन के टैंकों ने बार बार पोस्ट पर फायर किया, लेकिन भारतीय जवानों ने हर बार झुककर बचाव किया और जवाबी वार किया। एक टैंक जब ज्यादा करीब आया तो नायक भैरों सिंह ने अपने रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधा और एक ही वार में उसे उड़ा दिया। टैंक फटा। उसके अंदर बैठे सैनिक चीख उठे और चारों ओर आग फैल गई। रेत में लपटें उठीं और रात के आसमान में धुएं का एक लंबा बादल बन गया। हर भारतीय जवान के सीने में जोश भर गया। उन्होंने एक स्वर में कहा, जय हिंद। रात के इस अंधेरे में लड़ाई अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। पाकिस्तान के टैंक रेत में धंसते जा रहे थे और भारतीय मशीनगनों की बौछार रुक नहीं रही थी। मेजर चांदपुरी वायरलेस पर बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। एयर सपोर्ट की जरूरत है, तुरंत मदद चाहिए। लेकिन जवाब आता, रात में विमान नहीं उड़ सकते, सुबह होते ही पहुंचेंगे। अब फैसला हो गया था, सुबह तक अगर टिके रहे तो जीत उनकी होगी। रात के 1:30 बजे तक पाकिस्तानी सेना ने अपने सभी टैंक लाइन में लगा दिए। उन्होंने पोस्ट के चारों ओर घेरा डालने की कोशिश की ताकि भारतीयों को काटा जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेत की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से साफ नजर आ रहा था। हर टैंक जो थोड़ा सा भी हिला, उसे तुरंत निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी रेडियो पर अफरा तफरी मच गई। फंस गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, सामने से भारी फायर आ रहा है। लेकिन आदेश था, आगे बढ़ो। और वे बढ़ते रहे, जब तक कि उनके टैंक एक के बाद एक धंसते और फटते नहीं गए। मेजर चांदपुरी ने अपने कुछ जवानों से कहा, अगर ये टैंक पास तक पहुंच जाएं तो उन्हें रेत की तरफ खींचो, वहां ये खुद फंस जाएंगे। और यही हुआ। हर बार जब दुश्मन पास आया तो उसके टैंक रेत में बैठ गए और भारतीय सैनिकों ने उन्हें निशाना बना लिया। रेत में आग की लपटें फैलती गईं, गोलियां चलती रहीं और लोंगेवाला की धरती उस रात जलती रही पर झुकी नहीं।
दूसरी ओर पाकिस्तानी कमांडर परेशान हो चुके थे। उनके टैंकों का तेल खत्म होने लगा था, गाड़ियां धंस चुकी थीं और उनकी रेडियो लाइनें कट चुकी थीं। वे अब एक दूसरे को सुन भी नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि शायद भारतीय सेना के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बस 120 जवान थे, पर उनके दिलों में लाखों की ताकत थी। मेजर चांदपुरी अब भी हर बंकर पर जा रहे थे। वे घायल सैनिकों को संभालते, उन्हें पानी पिलाते और कहते, बस थोड़ी देर और, सूरज निकलने दो, फिर देखो कैसे हमारी वायुसेना आसमान से आग बरसाएगी। सैनिकों की आंखों में दर्द भी था, पर उस दर्द से बड़ा था गर्व। वे जानते थे कि आज अगर गिर भी गए तो इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। रात के 3 बज चुके थे। गोलीबारी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन कोई चैन नहीं था। हर कोई चौकस था। दूर कहीं किसी टैंक के इंजन की आवाज फिर से सुनाई दी। दुश्मन फिर एक नई वेव लेकर आया, लेकिन अब भारतीय सैनिकों के निशाने और भी सटीक थे। हर गोली अपने लक्ष्य को भेद रही थी। पाकिस्तानी टैंक एक एक कर धधकते जा रहे थे। आग की लपटों ने आसमान को लाल कर दिया था और रेत की ठंडी हवाओं में अब बारूद की गंध घुल गई थी। इस युद्ध के बीच जब सब कुछ गड़गड़ा रहा था, तब भी मेजर चांदपुरी शांत थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर डर नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज की रात लंबी है, पर सुबह हमारी होगी। और सचमुच, जब पूर्व दिशा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, तो हर भारतीय सैनिक ने अपनी सांसें थामी, क्योंकि वे जानते थे कि अब आसमान में उनके अपने साथी आने वाले हैं। लौंगेवाला की धरती अब तक डटी हुई थी। हर बंकर अडिग था, हर जवान तैयार था। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने भारतीय जज्बे को कम आंका था। उन्होंने सोचा था कि ये पोस्ट कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये पोस्ट नहीं, एक किला है, और इस किले के हर पत्थर में लिखा है, ये भारत है, यहां कोई पीछे नहीं हटता। अद्भुत। चलिए सीधे आग की वो राख पर चलते हैं। एक ही लंबे निरंतर पैराग्राफ में शुद्ध हिंदी, सिनेमैटिक टोन और भावनात्मक बनावट के साथ। थार के उस कड़ाके की रात में जब हवा अब भी अपनी ठंडक बिखेर रही थी, लौंगेवाला की धरती पर जो कुछ भी हो रहा था वो केवल गोलीबारी नहीं था, वो एक मनुष्य की सीमाएं और अदम्य हिम्मत की परीक्षा थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वैसे वैसे लड़ाई का स्वर और भी उग्र होता गया, और हर घड़ी जैसे इतिहास की एक नई पंक्ति बन जाती थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की आंखों में अब थकान के साथ एक सख्त निश्चय था। वो हर बंकर पर जाते, जवानों को देखते, उनकी बंदूकें संभालते और सूनी आवाज में कह जाते, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पीछे हटना मना है। हर बार जब उनका चेहरा किसे देखता, जैसे किसी ने वहां से हिम्मत ले ली। युद्ध अब निकटतम अंतर पर पहुंच चुका था। कुछ टैंक इतने पास आ चुके थे कि उनकी छाया बंकरों तक पुग रही थी, और टैंक के इंजन की गड़गड़ाहट लोगों की हड्डियों तक पहुंच रही थी। रेत अब दुश्मन के लिए दुश्मन बन चुकी थी। कई टैंक अचानक रेत के गड्ढों में फंस गए। उनकी ओवरहैंगिंग पट्टियां रेत में कूद गईं और वे खुद ही अपनी चाल में अटक कर रह गए। भारतीय सैनिकों ने यही मौका चूका नहीं। छोटे छोटे हथियारों से सटीक निशाना साधा गया। रॉकेट लॉन्चर से एक एक टैंक को निशाना बनाया गया, और जैसे जैसे एक एक टैंक फटता गया, रात्रि का अंधेरा भी उसे निगल लेता। हर बार जब कोई टैंक आग की लपटों में बदलता, पूरे इलाके में प्रकाश और धुआं फैल जाता, और सैनिकों के चेहरे पर उसी समय एक अजीब सी राहत और दुख दोनों की झिलमिल दिखाई देती। वे जानते थे कि हर टैंक के साथ उनके सामने जो खतरा था वो थोड़ा कम हो रहा है, पर साथ ही हर जिंदा दुश्मन सैनिक का अर्थ था कि उनके लिए खतरा अभी भी बना हुआ था। लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। बंकरों के पास
कुछ सैनिक बिना हेलमेट, बिना कवच के छिपकर दुश्मन के पैदल जवानों पर गोलीबारी कर रहे थे, जब वे रेत में पैदल उतरकर टैंकों के पीछे छिपने की कोशिश करते थे। एक मोड़ पर एक युवा सैनिक जिसका नाम लांस नायक मुरलीधर यादों में कुछ और भी उजला कर गया। उसने तब तक गोली चलाना नहीं छोड़ा जब तक कि उसके कपड़े आग से नहीं जल उठे। उसने अपनी आखिरी संवाद में कहा, सब ठीक है सर, पोस्ट खड़ी है। उस तरह की दृढ़ता ने बाकी जवानों को भी और कठोर बना दिया। कुछ जख्मी थे, घुटनों पर खून, चेहरे पर रेत और पसीने के निशान। फिर भी वे अपने राइफल संभालकर खड़े रहे। घायलों को बयानों में ढककर रखा गया। कुछ ने खुद ही जख्मी होकर अपनी पट्टी बांधी और वापस मोर्चे पर लौट आए। मेजर चांदपुरी ने हर जगह दौड़ लगाई। घायल की देखभाल, ड्राइविंग सिग्नलों का समायोजन, गोलियों की दिशा बदलना। और हां, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वे डर रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर एक भी सैनिक का विश्वास डगमगा जाएगा तो पूरी रेखा कमजोर हो सकती थी। रात के मध्य तक पाकिस्तानी कमांडरों ने बार बार कोशिश की कि वे किसी तरह बड़ी संख्या में हमला कर दें, पर रेत ने उनकी चालों को काट दिया और भारतीयों की सटीक घायल उठाने वाली गोलियों ने उनके मनोबल को तोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्टिलरी बार बार फायर कर रही थी, पर भारतीय रक्षकों की छोटी छोटी परतें, गड्ढों और बंकरों ने उन गोलों का प्रभाव झेल लिया। कुछ बार बंकरों के पास तो विस्फोट इतने जोरदार होते कि धरती कांप उठती, पर जवान उठते और फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाते। हर विस्फोट के बाद थोड़ी सी खामोशी थी, जैसे किसी ने एक सांस ली हो, और फिर से गोलीबारी का क्रम शुरू। इस तरह की लहरों में समय कभी रामलीला सा तितर-बितर होता चला गया। कोई घड़ी, कोई क्षण ऐसा नहीं था जब जवानों की आंखों से डर न झलकता हो, पर वही डर उन्हें और भी संगठित कर देता। इस भीषण युद्ध के बीच एक बात और साफ थी, कम्युनिकेशन अब जीवन रेखा बन चुका था। मेजर चांदपुरी का वायरलेस बार बार काम कर रहा था। वो सुबह के लिए एयर सपोर्ट की गुहार उठाते और उन आवाजों का जवाब जो उनसे दूरी पर बैठे कमांडरों से आना चाहिए था, विलंब में आ रहा था। बार बार कहा गया कि रात में विमानों को रोका गया है। वो दूरी और अंधेरा ऐसा था कि उड़ान संभव नहीं। ये सुनकर कुछ सैनिकों के ठुकराए हुए चेहरे पर क्षोभ चमक उठा, पर फिर भी उन्होंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। उन्होंने तय कर लिया कि सुबह तक ठहरना उनका धर्म है, और इसी निर्णय ने उन्हें मानो और भी ज्यादा जीवंत कर दिया। रात के उस समय एक भयावह क्षण आया जब दुश्मन ने अचानक एक बड़े पैमाने पर शेलिंग की और कुछ बंकरों के पास आग की लपटें उठीं। एक बंकर में अचानक प्रकाश हुआ और धुआं घनेरा हो गया। उस बंकर में कुछ सैनिक घायल हुए और एक साथी ने बिना किसी हिचक के अपने साथी को घसीटकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उस साहस ने बाकी सबका हौसला फिर से बुलंद किया। मेजर चांदपुरी ने चिल्लाकर कहा, उनको सेव करो, फिर वापस लाइन पर। और जवानों ने वैसा ही किया। हर बार जब कोई साथी गिरता, बाकी उसे उठाने के लिए भागते और अपने हाथों से उसे बचाते। यही बंधुत्व उस रात की असली ताकत थी। जैसे जैसे रात गहरा रही, आखिरी कुछ गद्दियों की रोशनी में दुश्मन के कदम और भी नियोजित होते जा रहे थे। वे समझ चुके थे कि केवल टैंक काम नहीं आ रहे, उन्हें पैदल सैनिकों को ऊपर भेजना होगा। पर उन पैदल सैनिकों ने भी हर कदम पर भारतीय गोलियों का सामना किया और बहुतों का मनोबल टूट गया। पाकिस्तानी कमांडर भी अब स्थिति से परेशान थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया, धमकी भरे रेडियो संदेश भेजे, पर भारतीय पोस्ट ने हर बार उत्तर में अपनी धुन वही रखी, अडिग रहना। और फिर रात के आखिरी घंटे में जब पूरा क्षेत्र थकान से बोझिल था, एक अद्भुत दृश्य हुआ। कुछ जवान जो शायद कभी घर की तस्वीरें याद कर रहे थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे गीत का स्वर उठाया। वो गाना कोई युद्ध गीत नहीं था, पर उसकी मीठी सादगी ने
सबको एक क्षण के लिए रोका। वो क्षण था मानवता का, जहां वे सैनिक रोकर भी हंसे, दर्द के बीच भी मुस्कुराए और फिर से अपने हथियार उठा लिए। उस गीत ने मेजर चांदपुरी के चेहरे पर कुछ नरमी ला दी। उन्होंने अपने जवानों को देखा और सबसे कहा, बस अब थोड़ा धैर्य, सूरज निकल रहा है। वे जानते थे कि आरंभिक भोर के साथ ही उनकी उम्मीदें साकार हो सकती हैं, लेकिन तब तक भी रात की आग के बीच उनका हर निर्णय चुनौतीपूर्ण था। उस रात की हर घड़ी ने एक एक कर जवानों की कश्मकश, उनकी वीरता और उनकी बलिहारी को गढ़ा। आंतरिक चोटें, बाहरी ध्वंस और बार बार उठने का साहस, ये सब उस एक ही रात में समाहित था। और इसी आंतरिक लड़ाई ने अंततः उनकी बाहरी लड़ाई को भी सशक्त बना दिया। जब सुबह की पहली किरणें फूटेंगी, तब तक वे थके होंगे, पर निडर रहकर आसमान की दिशा में देखेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनके अपने वायुसेना के साथी आने वाले हैं और वे मिलकर उस रात की आग को हवा से और धुएं से साफ कर देंगे। आसमान से बरसी आग। भोर का उजाला जब धीरे धीरे समतल पर फैलने लगा, तो लौंगेवाला की गूंज और भी गहरी महसूस हुई। रात भर की लड़ाई की थकान, जख्मों की आग और बार बार उठने की धड़कनें सब एक साथ थीं। पर तभी दूर क्षितिज पर छोटे छोटे धुएं के स्तंभ और धीरे धीरे आती हुई गड़गड़ाहट ने हर जवाना की आंखों में नई उम्मीद जगा दी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जैसे ही उगते सूरज की रेखा देखी, उसने अपनी बंदूक को जमा रखा और वायरलेस पर फिर से आवाज लगाई, एयर सपोर्ट रिक्वेस्टेड, मार्किंग एनिमी पोजीशंस। उसको आवाज में जैसे देश की सारी उम्मीद थी, और रेडियो के दूसरी तरफ बैठे पायलटों ने भी मानो वही उम्मीद महसूस की। स्क्वाड्रन लीडर और उनके साथी पायलटों ने ठंडी सुबह में अपनी मशीनों को गर्म किया और आसमान में उठते ही उन्होंने लौंगेवाला की दिशा मोड़ दी। ऊपर से जब हंटर जेट्स ने देखा कि नीचे एक छोटा सा पोस्ट टिकी हुई है और चारों ओर दुश्मन के टैंकों के ढेर हैं, तो उन्होंने बिना देर किए अपनी रणनीति बनाई। एक निश्चय, सटीक बमबारी और अद्भुत कौशल। नीचे से जब इंडियन सोल्जर्स ने आसमान की ओर देखा और छोटे छोटे विमानों की परछाइयां दिखाई दीं, तो हर किसी के होठों पर एक ही शब्द था, एयरफोर्स आ गई। पायलटों ने पहले रिकॉनेसेंस कर लिया, दुश्मन की लाइनें चिन्हित कीं और फिर बारी बारी से बम गिराने शुरू कर दिए। बम जब टैंक के पास गिरे, तो जैसे जमीन पर आग की लकीरें खिंच गई हों। एक एक टैंक घुटने टेकता गया। कुछ पल में ही कई टैंक जलकर राख हो गए, और जो लोग रात भर रेत में फंसे हुए थे, वे अब पूरी तरह अस्थिर हो उठे। नीचे भारतीय जवानों ने देखा कि जिस तरह रात में वे अकेले थे, सुबह होते ही आसमान ने उनका साथ दिया। हवा से आई सटीक बमबारी ने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी और पाकिस्तानी कमांडर की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। इसी बीच मेजर चांदपुरी के मन में एक निजी ख्याल भी दौड़ गया। उसे अपने घर की एक तस्वीर याद आई, अपनी पत्नी के हाथों का लिखा एक छोटा सा पत्र जो उसने युद्ध के पहले दिया था। उसने याद किया कैसे उसकी प्रेमिका ने कहा था, अगर तुम लौटकर आओगे तो हमारी जिंदगी पूरी होगी। और जब उसने उस पत्र को एक और बार अपनी जेब से महसूस किया, तो उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आई। पर लौटने की चिंता और कर्तव्य की गंभीरता ने उसे फिर से वास्तविकता में खींच लिया। नीचे जो जवान घायल थे, उनमें एक जवान था जिसने रात से पहले अपनी प्रेमिका के नाम एक आखिरी संदेश रखा था, अगर कुछ हुआ तो मां को कह देना मैं देश के लिए मर गया। उस संदेश की याद और आसमान से बरसी आग ने दोनों ही तरफ भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। जेट्स ने दुश्मन की बाकी बचे हुए टैंकों और सपोर्ट वाहनों पर लगातार हमला किया, और नीचे जो कुछ बचा था वो अब टूट फूट का एक मलबा बन गया। पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे। कुछ ने तो अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल रेत में भागने की कोशिश की,
पर भारतीय और वायुसेना दोनों के संयुक्त कार्रवाई ने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया। जो कुछ हुआ वो सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, वो एक भावना थी कि देश के हर हिस्से से जुड़ी ताकतें जब साथ आती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सुबह होते होते लोंगेवाला के पास जितने भी दुश्मन बचे थे वे या तो ढेर हो चुके थे या घायलों के साथ पीछे हटने में लगे थे। भारतीय पोस्ट पर खड़े जवानों के चेहरों पर थकान के साथ गर्व की एक अटल मुस्कान थी। उन्होंने सिर्फ जगह नहीं बचाई, उन्होंने देश के सम्मान को बचाया। उस दिन मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को इकट्ठा किया, घायल हुए साथियों की देखभाल का इंतजाम कराया और आसमान में उड़ते पायलटों की तरफ देखकर कहा, आज हम सबने मिलकर एक नई मिसाल लिखी है। और वायुसेना और सेना के बीच जो तालमेल दिखा, उसने सारे सैन्य विश्लेषकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी साहस और सटीकता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। विजय की सुबह और अमृता। जैसे ही धूप पूरे इलाके में फैलने लगी, लोंगेवाला की धरती पर जीता जीता सा सन्नाटा छा गया। शाम रात की आग की गूंज अब थमी थी और धीरे धीरे दुश्मन के नीचे पड़े टैंक, जलते हुए वाहन और टूटी हुई मशीनरी ने एक भयावह परिदृश्य रचा हुआ था। पर वहीं भारतीय जवानों की आंखों में अब बस एक शब्द झलक रहा था, विजय। भारतीय वायुसेना ने अपना कार्य पूरी निष्ठा से पूरा किया और अब शेष संचालन जमीन सेना के हाथों में था। मेजर चांदपुरी और उनके साथी जवान धीरे धीरे पोस्ट से बाहर निकले और देखा कि उस विशाल आक्रमण की रश्क की पड़ी हुई लाशें रेत पर बिखरी हुई थीं। टैंकों के काटे हुए हिस्से, शूट किए गए वाहन और कई पाकिस्तानी सैनिक घायल पड़े थे। उस सुबह की हवा में देशभक्ति की गंध थी और हर कोई जानता था कि जो हुआ वो सिर्फ उनकी जीत नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि भारतीय सिपाही की हिम्मत किस कदर अटल होती है। खबर जब आगे के कमांडो तक पहुंची तो जल्द ही ब्रिगेडियर और डिवीजन हेडक्वार्टर्स वहां पहुंचे और उन्होंने शौक से कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं, मानवीय दृष्टि से भी इतिहास रच गई है। मेजर चांदपुरी को बाद में महावीर चक्र जैसी उच्चतम वीरता पदवी के लिए नामांकित किया गया और उनके साथी सैनिकों को भी वीरता सम्मान मिले। पर उन पुरस्कारों से कहीं ज्यादा उन सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण था कि उनका झंडा वहीं लहराया और उनके साथी जिंदों मृतकों की कहानियां गांव-गांव, घर-घर गूंजने लगीं। लोंगेवाला की जीत ने मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ध्यान खींचा। अखबारों और विदेशों के विश्लेषकों ने लिखा कि कैसे सिर्फ 120 सैनिकों ने एक पूरी आर्म्ड ब्रिगेड के मनोबल और योजना को ध्वस्त कर दिया। और उस रिपोर्ट ने दुनिया को ये सिखाया कि युद्ध केवल संख्या का सवाल नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और आत्म बलिदान का सवाल है। गांवों में बच्चे उन जवानों की कहानियां सुनने लगे और उनकी शौर्य गाथाएं स्कूलों में पाठ्यचर्या की तरह पढ़ी जाने लगीं। लोंगेवाला का नाम इतिहास में सुरक्षित हो गया। पर इसी विजय की सुबह में कहीं अंदर बहुत से घरों में आंसू भी बहे। कुछ घर ऐसे थे जिनके सामने एक सन्नाटा था, क्योंकि कई जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। मेजर चांदपुरी ने जब निजी तौर पर उन घायलों के परिवारों से मिलने का प्रयास किया तो उसने महसूस किया कि हर वीरता के बाद एक परिवार का खालीपन है, और यही सोचकर उन्होंने उन परिवारों के प्रति सरकार से ज्यादा संवेदनशीलता और सम्मान की मांग की। समय के साथ लोंगेवाला की स्मृतियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। वहां स्मारक बने, बंकरों को संरक्षित किया गया और जवानों की वीरता को याद रखने के लिए कविताएं और नाट्यांगन बनी। इतिहासकारों ने इस लड़ाई को युद्ध नीति और रक्षा अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल किया और कई सैन्य पाठशालाओं में लोंगेवाला की रणनीति और लीडरशिप को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लड़ाई की मिसाल दी जाने लगी, कैसे
एसिमेट्रिकल एंगेजमेंट में छोटे बल ने सही जगह पर ठीक निर्णय लेकर बड़े बल को परास्त किया। और हर वर्ष जब इस दिन की वर्षगांठ आती है, तो वो दिन सिर्फ एक विजय दिवस नहीं होता, वो उन सभी शहीदों की याद और सैनिकों के बलिदान को नमन करने का दिन बन जाता है। अंततः लोंगेवाला न केवल एक सैन्य सफलता बनी, बल्कि वो भारतीय जनमानस में एक प्रतीक बन गई, ये दिखाने के लिए कि जब देश के लोग एक होकर खड़े होते हैं, तब छोटी सी टुकड़ी भी इतिहास बदल सकती है। मेजर चांदपुरी के बाद उनके साथियों का नाम भी अमर रहा, जिनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि वतन के आगे हर भावना छोटी है, और प्रेम भावना, चाहे प्रेमिका के पत्र की मृदु याद हो या मां की दुआ, वे सभी उस वीरता की पूंजी बनते हैं। लोंगेवाला की कहानी ने सिखाया कि सम्मान बनाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और आज भी जब कोई जवान अपने देश की रक्षा के लिए निकलता है, तो उसकी पीठ पर उन वीरों की छवि चलती है जो एक ठंडी रात में खड़े होकर संसार को बता गए कि भारतीय सेना को कम मत आंका करो।